सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, क्या मेरी आपको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग पिंकी जी, रजनीश जी, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिए, क्या सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? एक इम्पोर्टेंट जो है नोटिस आई है हमारे, फेज 3 में जो है आज ही नोटिस आई है कि हमारी जो है हमारा पेपर 5 मार्च को होने वाला है। हिंदी का पेपर 5 मार्च को होने वाला है। नोटिस आ गई है। आज 28 है, कल 1 है, फरवरी का महीना है, कल 1 तारीख है, 5 दिनों में ही एग्जाम है। तो एडमिट कार्ड कुछ नहीं आया है अभी तक, सिर्फ डेट आज डिक्लेयर की है उन्होंने। कल परसों में एडमिट कार्ड शायद वो रिलीज कर देंगे और फिर जो आप एग्जाम से पहले एक दिन जो है आपके सेंटर को विजिट कर सकते हो। तो 5 मार्च को ही है, दोनों शिफ्ट एक ही दिन है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही एक ही दिन है। पाँच मार्च को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही एक ही दिन पेपर है, हिंदी का पेपर हमारा। बाकी और 7 पेपर है आखिरी वाले, इतने जो बचे हुए थे, कॉमर्स का बचा हुआ था, हिंदी का बचा हुआ था, तो वो भी हो रहा है इस बार। कीर्ति जी गुड मॉर्निंग, पिंकी जी गुड मॉर्निंग, किशोरी जी, रजनीश जी। आपका सब्जेक्ट कोड, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो? किशोरी जी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका 6 मार्च को है, दोनों शिफ्ट एक ही दिन है। तो हिंदी वालों का, जिनका हिंदी है वो उनका 5 मार्च को है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनका 6 मार्च को है, कॉमर्स वालों का 4 मार्च को जो है पेपर है, जिनका जियोग्राफी उनका 3 मार्च को है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में वो भी 3 मार्च को ही है। बाकी मराठी तमिल कन्नड़ा वाले स्टूडेंट तो यहाँ पर नहीं होंगे, उनका जो है 5 ही मार्च को है। ठीक है, तो सभी ने, आप हिंदी के हो तो सब्जेक्ट कोड हिंदी का 20 ही है, 02 नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड सभी का एक ही है। ये हिंदी का सब्जेक्ट कोड 20 होता है, 20 जो सब्जेक्ट कोड है हिंदी का है। आप किसी भी राज्य, किसी भी जिले के हो, किसी भी शहर के हो, पूरे इंडिया में एक ही सब्जेक्ट कोड है हिंदी का, वो है 20। एनटीए यूजीसी नेट के लिए, नेट के लिए एक ही कोड आता है और हिंदी का एक ही कोड है, हर साल यही कोड होगा, बदलता नहीं है। 20 कोड है सब्जेक्ट कोड हिंदी का। ठीक है, तो 5 मार्च को ही एग्जाम है सारे हिंदी के स्टूडेंट वालों के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एक साथ होते हैं। जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी एक ही साथ होते हैं। हिंदी का पेपर है यानी कि पेपर 1 का भी पेपर इसी दिन होगा आपका, अलग से नहीं होगा, पर दोनों ही पेपर एक साथ होते हैं, बीच में कोई इंटरवल नहीं होता
ठीक है, कंप्यूटर पर एग्जाम होती है और सभी स्टूडेंट को जो है पहले पेपर 1 सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद जो है पेपर 2। और शुरुआत में क्या है, सबसे पहले आप जब पेपर 1 सॉल्व करोगे उसमें जो भी मुश्किल प्रश्न है उनको छोड़ देना है। जैसे हिंदी के विद्यार्थियों का गणित जो वीक होता है नॉर्मली, और जो लास्ट एग्जाम भी आई थी उसमें गणित के प्रश्न पहले रखे हुए थे जानबूझकर, क्योंकि ओवरऑल जो है गणित सबका जो है कमजोर होता है, बहुत ही कम स्टूडेंट का गणित अच्छा होता है। नॉर्मली नेट की सारी कैटेगरीज में जो है आर्ट्स के स्टूडेंट ज्यादा है और आर्ट्स के स्टूडेंट को जो है मैथ थोड़ी वीक होती है। तो क्या है, एनटीए जानबूझकर जो है पहला प्रश्न मैथ का रख देता है, जिससे जो है स्टूडेंट जो है घबरा जाए, और एक बार वो घबरा गए तो पूरा पेपर खराब करके आएंगे। तो अगर आपका भी अगर फर्स्ट पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैथ का आता है और आपको मैथ नहीं आता, तो आपको क्या करना है, सीधा उसको प्रश्न को छोड़कर जो है आगे चले जाना है 5वें 6ठे क्वेश्चन पर, जहां पर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पर्यावरण से आते हैं या फिर जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से, वहां के प्रश्नों पर जाकर सीधा उनको हल करना है। और सब प्रश्न हल होने के बाद फिर जब टाइम बचता है आपके पास, तो आपको मैथ के सॉल्व करने हैं प्रश्न। अगर आपको आते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आते तो फिर भी छोड़ देना है और आपको सीधा हिंदी का पेपर सॉल्व करना है। और हिंदी का पेपर पूरा होने के बाद अंत में जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, जितना बचा हुआ है। जो प्रश्न आपको आते नहीं है उन पर दिमाग नहीं लगाना, उनको छोड़ देना है। उनको कब करना है, दोनों पेपर हल होने के बाद करना है आपको, ठीक है। जो प्रश्न आपको आते नहीं है उनको टिक मार्क करके, टिक मार्क का ऑप्शन पेपर में आता है, वहां पर पीसी में आप उसे ग्रीन मार्क करके जो है लगा सकते हो। और दोनों पेपर सॉल्व होने के बाद जो है जो मुश्किल प्रश्न है जो बिल्कुल नहीं आते, उस पर आपको जो है थोड़ा सा चिंतन करना है, थोड़ा सा गेस करना है कि क्या उत्तर हो सकता है, थोड़ा सा मैथ करके देखना है, जितना आता है आपको कच्चा पक्का, और उत्तर लिख देना है। तो ज्यादातर गलत होंगे लेकिन उसमें से 1-2 सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। और उसके बजाय अगर आप उसको सॉल्व करने लग जाओगे, उसमें प्रेशर लोगे, तो जो है पूरा पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। और जो टीचर कहते हैं कि आपको पहले हिंदी का करना चाहिए, पहले हिंदी का करना चाहिए फिर फर्स्ट पेपर करना चाहिए, वो आप गलती कभी मत करना। फर्स्ट पेपर को फर्स्ट में ही करना है आपको, कभी भी हिंदी का पेपर पहले नहीं करना, पहले आपको फर्स्ट पेपर ही करना है। वो आदत आपको रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि नॉर्मली जो सेट के एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई दूसरे एग्जाम्स होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पेपर हो जाने के बाद जो है आपका पेपर ले लिया जाता है। ऑफलाइन वाले होते हैं सेट के पेपर, और वो जो है आपसे ले लेते हैं। अगर वो आदत आप रखोगे नेट वाली, तो सेट में भी आप वैसा ही करोगे कि आपको जो है फर्स्ट पेपर जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो पेपर जिस टाइम में दिया गया है वो पेपर उस टाइम में सॉल्व करने की आदत रखो आप, वरना क्या होगा, आप हिंदी में लगे रह जाओगे, उसमें आप जो है 2 घंटे की जगह 3 घंटे लगा दोगे, यहाँ पर फिर फर्स्ट पेपर का रह जाएगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटा मिलता है, तो आपको 1 घंटे में जो है पूरा काम कर देना, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आपको नहीं आते वो छोड़ कर देने और हिंदी का कर लेना है। और अंत में जितने बचे हुए फर्स्ट पेपर में जो आपको नहीं आते या फिर हिंदी में जो नहीं आते उनको करना है, ठीक है। तो अभी हम हमारे सिलेबस की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ रहे थे, केशवदास को। तो केशवदास में हम क्या पढ़ रहे थे, प्रबंध काव्य की शुक्ल जी ने जो 3 अनिवार्य बातें बताई थी प्रबंध काव्य की, उसमें संबंध निर्वाह और कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों का स्थानागत विशेषता, ये हम कल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संबंध निर्वाह देखा कि संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी,
ये शुक्ल जी का कथन है, उनमें संबंध निर्वाह की क्षमता न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णों का संग्रह से जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुसार अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े हैं। तो ठीक देखिए यहाँ पर जो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव की, केशवदास की रचना है। और उनमें जो है संबंध निर्वाह नहीं है, यानी कि एक बात को दूसरी बात से जोड़ने का जो स्किल होती है, जैसे जो कौशल होता है, वो कौशल केशव के पास नहीं था। वो टुकड़ों टुकड़ों में बात करते थे और उनको जो है जोड़ देते थे। और जैसे कि आपको प्रबंध काव्य में पता है, प्रबंध में नाटक की तरह जो है पात्रों के नाम नहीं लिखे जाते कि राम ऐसा लिख, राम जैसे नाटक में राम लिखते हैं, उसके बाद उसके डायलॉग्स लिखते हैं, फिर लक्ष्मण लिखते हैं, उसके डायलॉग लिखते हैं। लेकिन प्रबंध यानी कि महाकाव्य में ऐसी बातें आपको नहीं दिखाई देती। आपने कभी रामचरितमानस पढ़ा हो तो वहां पर कहीं पर भी ऐसे पात्रों के नाम अलग से नहीं लिखे हुए, लेकिन रामचंद्रिका में वैसे लिखना पड़ा क्योंकि उनके जो है कथानक एक दूसरे से मैच नहीं करते थे। तो ये कमी संबंध निर्वाह किसमें थी? केशव में। दूसरा क्या है? गंभीर मार्मिक स्थलों की पहचान। उन्होंने एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई। कौन सा? रामचंद्रिका, वही बड़ा प्रबंध काव्य है। उन्होंने एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रबंध काव्य का, वो है मार्मिक स्थलों की पहचान करना और उसे विस्तार से लिखना। तो राम काव्य में मार्मिक स्थल क्या है मैंने आपको बताया था। जैसे राम जी का जो है अयोध्या से जो है अपना जंगल की तरफ जाना वनवास के लिए। दूसरा क्या है, जब राम जी का हनुमान जी से भेंट होती है, फिर लंका कांड है, या फिर सीता जी का हनुमान जी के साथ वाटिका में भेंट होना, या फिर लंका कांड में जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, फिर राम का विलाप है वहां पर। वो सारे जो मार्मिक स्थल है उनका जो विस्तार से वर्णन करना चाहिए, वो जो है केशव के पास वो टैलेंट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पॉइंट्स को जो है छोड़ा है, या फिर जो इतिवृत्तात्मक यानी जैसे पहले से ही कहा जा रहा था उतना ही कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ गए। फिर इसके बाद है राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किंधो मुनिनाश हत, किंधो ब्रह्मदोष रथ, किंधो कऊ ठग हो। ऐसे अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारिया के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। तो यहाँ पर वो राम जब वनवास जाते थे वहां पर जो उन्होंने लिखे हुए पंक्तियां हैं वो जो है राम जी के चरित्र से मैच नहीं करती। यहाँ पर ये भी जो है शुक्ल जी कहते हैं। अंत में क्या है, दृश्यों की स्थानागत विशेषता। दृश्यों की स्थानागत विशेषता यानी कि लोकल कलर केशव के रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ है। तो स्थानागत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना व्यर्थ है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते? तो उनमें प्राकृतिक वर्णन करने की जो क्षमता जो है केशव में पहले से ही नहीं थी। और उनमें दृश्यों के स्थानागत विशेषता देखना जो है व्यर्थ जाएगा। अगर आप ढूंढने निकलोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है।
और यहाँ पर आगे क्या कहते शुक्ल जी, दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह बहुभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति सर्वथा विरुद्ध या बेमेल है। सादृश्य या साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई है वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आप दृश्यों की स्थानागत विशेषता। इसका अर्थ क्या है कि हम जहां पर है, जैसे राम जी वन में चले गए थे तो वन का वर्णन करना कि वहां पर पशु पक्षी कौन से है, वहां पर पेड़ कैसे है, कैसे सूर्य उदय होता, जो प्रकृति का वर्णन होता है वो हमको लेना है। अगर राम जी दरबार में आ चुके हैं अयोध्या में तो दरबार का वर्णन करना है, विशाल दरबार है, कैसे सिंहासन कितना बड़ा है, कितने मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं, कौन कहां पर बैठा है और सब में कैसे बात चल रही है। ये सारे वर्णन क्या होता है, हमारा कौन सा दृश्य चल रहा है और दृश्य में कैसा है, हमें एक स्केच खींचना होता है जिससे क्या है पढ़ने वालों के दिमाग में जो है पूरा चित्र सामने आए। क्योंकि काव्य जब हम लिखते हैं तो उसमें बिंब आता है, बिंबवाद आपने पढ़ा होगा साहित्य में होता है कि हम कोई भी काव्य लिखते हैं तो उसमें बिंब हमें तैयार करना होता है कि जैसे ही वो पढ़े तो उसके सामने सारा दृश्य आए। जैसे अगर हमें राज दरबार का अगर कथानक लेना है, वहां के अगर दृश्य है तो उसमें पूरा राज दरबार आपको डिटेल में बताना होगा कि कहाँ पर कौन बैठा है, किसका सिंहासन कहाँ पर है, बड़ा सिंहासन जो राजा का सिंहासन है वो कितना सुंदर है, किस प्रकार के राजा का प्रवेश होता है, राजा के साथ कितने दरबारी है, ये सारी बातें अगर आप बोलोगे तो उसमें रुचि आएगी, उसमें जो है बिंब आएगा। उसके बाद जो है एक जो पाठक है समझ पाएगा कि वहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है केशव में बातें थी नहीं, ठीक है, और जो भी उन्होंने करने का प्रयास किया है वो जो है असफल ही रहा, ठीक है। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। हाँ, एग्जाम होने के बाद भी क्लास लेंगे हम सर, क्लास तो रोज चलेगी हमारे, ठीक है। पिंकी जी नेट का ऑफलाइन नहीं होता, जो महाराष्ट्र का सेट एग्जाम है, बाकी सेट का मुझे पता नहीं, लेकिन जो महाराष्ट्र का सेट है, सेट की बात कर रहा था मैं, एमएच सेट जिसे कहा जाता है, जो महाराष्ट्र और गोवा दो राज्यों का एग्जाम है वो जो है ऑफलाइन होता है। उसमें क्या होता है, पहला पेपर आपको जो है पेपर रूप में दिया जाता है जैसे आपको नॉर्मल एग्जाम में दिया जाता है, और उसे 1 घंटे बाद आपसे ले लिया जाता है, और दूसरा पेपर जो है उसके बाद आपको दिया जाता है। तो नॉर्मली सेट्स में ऐसे एग्जाम होते हैं, कैसे होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन कम होते हैं बहुत से राज्यों में। तो ये आपको आदत होनी चाहिए, मैंने कहा था कि फर्स्ट पेपर को फर्स्ट में ही जो हल करो और सेकंड को सेकंड के समय में ही, जिससे जो है आप कभी सेट को भी दो एग्जाम या फिर नेट को भी दो तो आपकी वो प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो आदत होनी चाहिए कि जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं वो क्या होता है कि फर्स्ट पेपर को ले लेते हैं, आपके पास नहीं रखते 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में उसको हल करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। नेट की तरह हमारे पास सुविधा नहीं है कि हम बाद में जो है दोनों पेपर होने के बाद में फर्स्ट पेपर को देखकर उसे चेक कर पाए। तो ये एक आदत, तो एक माइंडसेट आपको बना के रखना है, इसलिए मैंने कहा था। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट पेपर सॉल्व करना है, और उसको कितने जो फर्स्ट पेपर का हमारा टाइम है 1 घंटा, उसमें ही सॉल्व करना है,
और जिसका मैथ ये वीक है वो क्या करे, मैथ को छोड़कर आगे निकल जाए और जो आसान आसान प्रश्न है वो पहले कर ले, और सारे आसान प्रश्न होने के बाद जो है हिंदी का पेपर हल कर ले, सेकंड पेपर। और ये दोनों पेपर हल होने के बाद जितना भी समय बचता है उसमें से जो है आपको जो बोध के वाक्य आते हैं बोध को जो है आपको ठंडे दिमाग से पढ़ना है, बोध को जो कि अंत में आते हैं। और ये बोध के सारे क्वेश्चन होने के बाद जिनकी मैथ की वीक है वो मैथ की तरफ बढ़ जाए और मैथ के जो है आराम से कर ले। अगर आपका सारा पेपर चला पूरा हो जाएगा और आप आराम से सोचोगे, जिनका मैथ कच्चा भी है वो भी जो उत्तर निकाल सकते, क्योंकि आप तब आपका जो माइंड जो है फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और आपको जो मैथ के क्वेश्चन भी इजी लगने लगते हैं। ठीक है, जिनका कमजोर भी है मैथ तो उनके भी सही हो जाते हैं, और जिनको मैथ आता है और वो प्रेशर लेते हैं तो उनका आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये आप यूज कर सकते हो, या फिर जैसे आपकी इच्छा हो उस प्रकार से पेपर भी दे सकते हो। ठीक है, सबकी जो है स्टाइल अलग होती है, आपको अपनी खुद की स्टाइल बनानी होती है, ये भी बात है। तो सुनो सबकी, करो आपके मन की, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस प्रकार से आप एग्जाम दीजिए। 5 तारीख को एग्जाम है। मैंने जो स्टूडेंट बाद में आए हैं, अभी 5 तारीख को जो है 5 को हमारा एग्जाम है। 5 दिन भी नहीं बचे, 4 दिन ही बचे, क्योंकि कल 1 तारीख है, फरवरी का महीना है, 30 तारीख तक नहीं चलेगा, कल 1 तारीख है और 5 तारीख को एग्जाम है। अनु जी, पूजा जी, सभी को नमस्ते। तो रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। ठीक है, तो केशव का जीवन कैसा है? उनका जीवन है राज दरबारी। उनके जीवन में जो है जीवन गंभीरता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया भी नहीं है। ठीक है, तो उनमें जीवन गंभीरता नहीं है। जीवन गंभीरता यानी कि जीवन के पक्षों को, दुखों को, सुखों को, गरीबी को, इन सभी को, घर में किसी की मौत होती है उसके बाद विलाप, ये सारी बातों को, जीवन मर्म को आप देखिए तुलसीदास के रामचरितमानस में जिस प्रकार से लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है उसके बाद जो दुख होता है, जैसे बाली का वध हो जाता है तो उसके भाई को दुख होता है, हनुमान जी को दुख होता है, खुद श्री राम को भी दुख होता है। ये सारी बातें, विभीषण को भी बुरा लगता है जब रावण मर जाता है। ये सारे वर्णनों को जो है दिखाया जाता है। जैसे रावण के बेटे अक्षय मर जाता है, फिर जो है उसका भाई कुंभकर्ण, ये सभी लोग मरते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है रावण को भी जो दुख लगता है। तो ये सारी बातें, गंभीर जीवन जो है हमारा, उन पक्षों पर अगर ध्यान दिया जाए, दुखांत नाटक, हम इसे क्या कहते हैं, दुखांत नाटक जिस प्रकार से होते हैं, तो सबसे उत्तम नाटक हम क्या मानते हैं, दुखांत नाटक। वही दुखांत को अगर हम काव्य में और किसमें, प्रबंध में लेकर आए तो वो क्या है, उच्च भूमि पर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वो उच्च भूमि केशवदास के पास नहीं थी। केशवदास के पास क्या था, राजसी ठाट बाट, राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, जो है खुशियां खुशियां। अगर किसी मूवी में आपको सिर्फ ऐसा दिखाया जाए कि सिर्फ खुशियां ही खुशियां है, तो क्या वो मूवी आप देखना पसंद करोगे? नहीं। और क्या वो हिट होगी? नहीं होगी, वो फ्लॉप हो जाएगी। तो इसलिए रामचंद्रिका भी जो है किताब फ्लॉप हो गई, और केशव भी, क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं वैसे। एक ही भाव लिखे हुए, एक ही भाव लिखेंगे, खुशी का भाव, तो उससे जो है रचना नहीं चल पाएगी जनता में। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है। जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। तो आपको पता है भरत चित्रकूट की यात्रा पर निकले थे और वहां पर जो है उन्होंने तड़क भड़क जो है वर्णन किए। उनके अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूले। तो उपदेश भी क्या है, रूखे सूखे है। दान, महिमा, लोक निंदा के लिए तो वे प्राय जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है। जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या का पतिव्रत का उपदेश। तो यहां पर क्या है,
पात्रों के अनुकूल उन्होंने जो उनके संवाद नहीं रखे, जैसे कि राम जी का पात्र जो है कौशल्या के पतिव्रत का उपदेश नहीं देगा, क्योंकि माता के बारे में बेटा नहीं कहेगा कि माता को क्या करना है। कि राम जी का जैसा चरित्र है वो चरित्र के विरुद्ध जो है यहाँ पर केशव ने लिखा है अपने मन से। हर पात्र का अपना जो है ये होता है, विचारधारा होती है, उस विचारधारा को लेकर चलना पड़ता है कवि को, लेखक को। अगर रावण विचार करेगा तो वो अलग करेगा, राम विचार करेगा तो अलग करेगा, हनुमान जी विचार करेंगे तो अलग करेंगे। ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। लक्ष्मण जी विचार करेंगे तो वह अलग करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण थोड़े से उत्साही है, लेकिन राम क्या है, स्थिर है। लेकिन वही लक्ष्मण जी की अस्थिरता अगर हम राम जी में डाल दे और राम जी की स्थिरता लक्ष्मण में डाल दे तो ये क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। जो सेवा भाव हनुमान जी में, वो सेवा भाव अगर राम जी में डाल दे और हनुमान जी में वो जो गुरु परंपरा दिखा दे उनकी, यानी कि हनुमान जी गुरु है, राम जी सेवक है, तो ये क्या, ये पात्र कैसे हो जाएंगे, पूरी तरह से जो है अटपटे हो जाएंगे। तो ये काम जो है केशव का था, बड़ा ही अच्छा। फिर रामचंद्रिका में केशव की संवाद योजना। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लव कुश के प्रसंग के संवाद, तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसी से अच्छी बात कहाँ पर है, उनमें संवादों में उनकी बात अच्छी बात है। शुक्ल जी कह रहे रावण अंगद का संवाद। अंगद कौन है, जरा बताइए, अंगद कौन है और कौन सा संवाद हुआ था राम अंगद के बीच? कौन है अंगद, किसका बेटा है? अंगद के बारे में सबको पता होगा, कौन है अंगद, जरा कमेंट कीजिए। फिर केशव की आलोचना। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये शुक्ल जी ने कहा है। इसको पॉइंट करके रखिए, ये प्रश्न आता है। शुक्ल ने कहा था केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि क्या होता है, भावुक होता है। कवि भावुक होता है, बेवकूफ नहीं, दोनों में अंतर होता है। वरना आप भावुक को बेवकूफ समझोगे। कोई एक व्यक्ति इमोशनल है तो वो बेवकूफ नहीं होता, तो कभी बेवकूफ नहीं होते, भावुक होते, दोनों में अंतर है। यानी कि उनमें भावना होती है, करुणा होती है। अगर किसी पक्षी को अगर चोट लगती है तो उनको भी दर्द होता है। किसी दूसरा इंसान अगर रास्ते पर चलते हुए रो रहा है तो उनको वो फील होता है, तो वो भावुकता। लेकिन नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, जो इमोशनल होते हैं उनको क्या कहते हैं, इमोशनल फूल हम कहते हैं ना। जो भावुक के जो है बेवकूफ आदमी होते हैं, लेकिन कवि ऐसे नहीं होते। कवि में बुद्धि होती है। भावुकता होना अलग बात है, बेवकूफ होना अलग बात है, दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। ठीक है। और जो ज्यादा कठोर होते हैं वो मनुष्य नहीं होते, वो रोबोट होते हैं। ठीक है। वो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुक्ल जी का। पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी है, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। तो केशव जो है संस्कृत के जो है आचार्य थे, उन्होंने संस्कृत से सामग्री ली, संस्कृत से, और जो है उसे अपने भक्ति कार्य में लगा दिया जहां पर संस्कृत भाषा चलती नहीं थी जनता में। और उनमें जो है भाषा पर अधिकार वैसा ना था जैसा कि होना चाहिए। अगर आपने संस्कृत को लिया अभी, जैसे रामचरितमानस में भी संस्कृत शब्द है, तुलसीदास ने संस्कृत शब्द लिए है,
बहुत जगह पर, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द लिए जो लोक भाषा में जो समझे जाते या फिर थोड़े मुश्किल भी है, लेकिन उनमें जो भाषा कौशल इतना अच्छा है कि आगे के पीछे के वाक्य समझकर आप जो उसका अर्थ निकाल सकते हो। जैसे आकर आप तुलसीदास जी का रामायण पढ़ोगे, रामचरितमानस पढ़ोगे, या फिर उसी समय का और या उसकी बात का कोई दूसरा राम काव्य पढ़ोगे, तो आपको तुलसीदास का थोड़ा जल्दी समझ आएगा, क्योंकि उनकी भाषा शैली ऐसी थी कि जनता को जो है समझ आए जल्दी। ठीक है, भाषा पर अधिकार होना एक दूसरी बात है, लेकिन भाषा का प्रयोग ऐसे कीजिए कि लोगों को समझ आए। ठीक है, पदों और वाक्यों की न्यूनता, आशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है। तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका। तो उनके पास जो है शक्ति नहीं थी, शब्द शक्ति नहीं थी कि शब्दों का प्रयोग कैसे करना है और वाक्य पूर्ण कैसे बनाने। इसलिए उनके, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो सामंजस्य है दोनों वाक्यों में, वो सामंजस्य आपको नहीं दिखाई देता। इसलिए उन्होंने पात्रों के नाम जो है वाक्यों के अंत में, पंक्तियों के अंत में पात्रों के नाम दिए। तो वो सामंजस्य बैठाना उनके बस की बात नहीं थी। किसकी? केशव की। तो केशव के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये पूछा जाता है। और दूसरी बात है कि उन्होंने सामग्री संस्कृत से ली थी। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और फिर केशव ने दो प्रबंध काव्य लिखे, एक है वीर सिंह देवचरित, दूसरा है रामचंद्रिका। ये दो प्रबंध काव्य है। ये दोनों प्रबंध, रामचंद्रिका इंपॉर्टेंट है और वीर सिंह देवचरित ये भी याद रखिए, केशवदास की रचना है। जी बाली पुत्र थे अंगद। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बनती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। जैसे कि आपको हमने पढ़ा है क्या कि अलंकारवादी कौन थे? केशव। केशव क्या है? अलंकारवादी है, और अलंकार को ही वो क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। और अलंकार को उन्होंने प्रयोग किया है अपने रचनाओं में, प्रबंध काव्य में, जिससे जो हृदयग्राहिणी काव्य न बन पाया हो। पद दोषों, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। तो पद दोष, वाक्य दोष आपको बिना कष्ट के अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको दिखाई देंगे कि इसमें पद दोष है, वाक्य दोष है। और उपमान भी जहां पर दिए हुए हैं वो भी जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाते, गलत उपमान दिए गए। प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केशव में अनुभूति ही थी, न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के, जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार की ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीरस, फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर विचार किए हैं वे भरते गए हैं। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। तो यहाँ पर शुक्ल जी काफी कड़ी आलोचना करते हैं केशव की। एक बात तो ये है कि केशव को जो है शुक्ल जी बिल्कुल पसंद नहीं करते। केशव बाबा को जो है केशव को क्या पसंद था? केशव को पसंद था युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन और राज दरबार की ठाट बाट। ये उनकी पसंदीदा सब्जेक्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, जहां पर मौका मिला वहां पर जो है युद्ध शुरू कर दो, उपवन का शुरू कर दो, राज दरबार शुरू कर दो। जैसे इसका उदाहरण अगर आज की क्लास में अगर हम ले, जैसे आजकल जो है स्टूडेंट को रील्स देखना बहुत पसंद है, तो क्या करते हैं क्लास चलती वहां पर क्या करते हैं, बैक लेते हैं और इंस्टाग्राम पर जाकर रील्स देखते हैं। कुछ संबंध है इसका? क्लास चल रही है और इंस्टाग्राम पर रील्स देखना शुरू कर देते हैं। वैसे ही केशवदास जहां पर
किसी बात का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। वहां पर जो उपवन, राज दरबारी, ठाट बाट, सेना की तैयारी, इनको सबको बातों को ठूस ठूस कर भरते, क्योंकि वो पसंद है, उनको जो पसंद है वही लिखते वो मन से। तो वो प्रसंग प्रसंग के लिए रखते थे, वर्णन के लिए वर्णन करते थे। उनको वर्णन करना है इसलिए वर्णन करते थे। वहां पर वर्णन करने की अपेक्षा है, आवश्यकता है, ये नहीं देखते थे। उनको करना है इसलिए करते थे। उनको जो करना है वो करेंगे। वो अपने मन से जो है उन्होंने सब कुछ मनमानी की है इसमें, किसमें, रामचंद्रिका में। तो केशव के विषय में अन्य मत, रसिक प्रिया, यहां पर थोड़ा सीरियस हो जाइए। अब रसिक प्रिया की बात आ गई है। रसिक प्रिया जो है इनकी भारी रचना है, प्रौढ़ रचना है, अच्छी रचना है। 1648 संवत में उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद्य विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वेगवैद्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों की विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। ठीक है, आगे के लिए मार्ग यानी कि रीतिकाल के लिए। आगे के लिए अर्थ क्या है इस यहाँ पर, रीतिकाल, रीतिकाल। और रीतिकाल में केशव फिर से आते हैं, दोनों कालों में है ये। इसके बाद रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, किसके दरबार में थे ये, अकबर के। अकबर के नवरत्नों में थे या नहीं, जरा बताइए। रहीम अकबर के नवरत्नों में थे या नहीं। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था, किनको, रहीम को। ऐसे अनुभवों की मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की बाहुता उनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और उच्च हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। तो ऐसे आपको पता है, रहीम जो है, इनके पिताजी जो है अकबर के शासन में एक योद्धा थे, यानी कि ये बड़ी फैमिली से आते हैं रहीम, और पॉलिटिकल फैमिली से थे। और फिर वहीं कर अपने ही दरबार में उनको जॉब मिल गई कवि की, लेकिन उनमें ज्ञान काफी था। ठीक है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। तो जो कमी हमें केशव में मिलती है कि मार्मिक पक्ष, जीवन पक्ष, वो हमें कमी कहां पर नहीं दिखती, रहीम में। रहीम केशव के उल्टे है, जहां पर केशव के पास जीवन की सच्ची परिस्थितियां, मार्मिक पक्ष है, वही केशव के पास वही बात नहीं जो रहीम के पास बात है। इसलिए क्या है, तुलसी के समान रहीम भी जो है प्रसिद्ध हो गए। जैसे कि रहीमन जीवा बावरी, कहेगी सरक पाताल, आपू तो भीतर रही ज्योति का कपाल। तो ये जो उनके पद है, उनके दोहे है, काफी प्रचलित है जनता में। ठीक है, क्योंकि वो जीवन को समझते थे, जीवन दर्शन को समझते थे, इसलिए वो ज्यादा प्रसिद्ध हुए। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पदों के समान पूरी नीति के पद्य नहीं है, उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। तो ये यहाँ पर आ गया क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर सारे स्टूडेंट करेंगे गलती। जनता का प्यारा कवि कौन होगा पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप लगा दोगे केशवदास, लगा दोगे तुलसीदास, लगा दोगे कबीरदास, लेकिन ये है रहीम बाबा। तो आपको ये याद रखना है, यहां से याद करिए, इसको लिख कर रखिए। यहां से जीवन से लेकर यहां पर प्यारा कवि होगा यहां तक, शुक्ल रहीम डैश शुक्ल करके लिख दीजिए। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने
की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा, शुक्ल ने रहीम के लिए कहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में आएगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त रूप पा जाता है। तो वो क्या है, संसार यानी कि जीवन, यानी कि हमारा जो यथार्थ जीवन है, यहाँ पर हमारे जीवन में जो कष्ट है उसको ही जो है लेकर रहीम रचना करते थे। उनको कल्पना के उड़ान यानी कि काल्पनिक, ईश्वर की बातें, उधर की बातें, उधर की बातें, हवा की बातें, फैंटेसी की बातें उनके काम की नहीं थी। उन्होंने जीवन में जो यहाँ पर घटित हो रहा है आपके साथ, मेरे साथ, जो हमारा दुख है, आपका दुख है, जनता का दुख है, वो दुख को जो है उन्होंने दोहों में पिरोया। उन्होंने कल्पना का सहारा नहीं लिया, उन्हें काल्पनिक बातें नहीं की, काल्पनिक दंत कथाओं पर नहीं लिखा, उन्होंने जीवन पर लिखा। जैसे रेहमान जीवा बावरी में आपको जीवन का पक्ष दिखाया जाए कि अगर हम अपनी जुबान को अगर ठीक से ना प्रयोग करेंगे तो हमें पड़ेगी मार। तो इतनी सरल शब्दों में जो है जीवन को समझाना किसने काम किया है, रहीम। तो रहीम में जो ये ताकत है, रहीम में जो एक क्वालिटी है कि वो जीवन दर्शन को समझता है। जीवन क्या है, हमारा जीवन कैसे व्यतीत होता है, कौन सी बातें हमें करनी चाहिए, नीति की बातें, ये सारी बातें जो है रहीम करते थे। इसलिए रहीम किसके दरबार में थे, रहीम थे अकबर के दरबार में। अकबर, ठीक है। तो अकबर को अकबर बनाने में जो है इन रहीम का और फिर किसका है, बीरबल का, तानसेन, ऐसे बड़े लोग, मुल्ला दो पैजा, ये सारे लोग किसके दरबार में थे, अकबर के। इसलिए आपको अकबर की स्तुति हमें हमेशा मिलती है मुगलों में। ठीक है, अकबर अकबर क्यों है, अकबर में क्वालिटी है लेकिन उससे ज्यादा क्वालिटी उनके दरबार के लोगों में थी। उनके दरबार में भारत के सबसे इंटेलिजेंट लोग जो थे उनके दरबार में थे, इसलिए वो वैसे खुलकर सोच पाए अकबर, जो कि बाकी मुगल, उनके पहले वाले मुगल और अकबर के बाद के वाले मुगल अगर देखे तो उसमें अकबर क्यों अलग है। जैसे कि हमने थोड़े क्लास पहले, 2-3 क्लास पहले कभी अकबर के बारे में शुक्ल जी के कथन सुने, वहां पर शुक्ल जी ने अकबर की तारीफ की है कि अकबर ना होते तो ये जो है तुलसी और सूर की जो छूट मिली लिखने के लिए, हिंदू साहित्य लिखने के लिए, हिंदू धर्म पर लिखने के लिए, जैसे कृष्ण पर लिखा सूर ने और तुलसी ने लिखा राम पर, तो ये जो जनता में थोड़ी सी छूट मिल गई अकबर के कारण। क्यों मिली, क्योंकि अकबर के दरबार में ऐसे लोग थे जिनमें मर्म स्पर्शी भावनाएं थी, उनको मर्म समझ आता था जीवन का। ठीक है, तो ये बातें आपको बाद में अकबर के बाद दूसरे मुगलों में नहीं दिखेगी, बाद के भी और उनसे पहले वालों के भी। ठीक है, फिर रहीम का ये यहां पर हमने पढ़ लिया। उसके बाद बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकाते हुए चित्र है वे भी सच्चे है, कल्पना के झूठे खेल नहीं है, उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक। तो शुक्ल जी बार बार एक ही बात करे कि जीवन दर्शन किस में है, रहीम में है। ठीक है, ये बातें हो गई। फिर इसके बाद क्या है, भाषा पर है। भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधि, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। ब्रज कहाँ की है, पश्चिम की है, ब्रज है पश्चिमी, अवधि है पूर्वी। देखिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों के ज्ञाता थे, ये दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। लेकिन हम इनसे पहले वाले कवि देखेंगे तो उनमें केवल एक भाषा, जैसे सूर ब्रज पर उनका अधिकार था लेकिन अवधि पर उनका अधिकार नहीं था।
जैसे जायसी में भी अवधि ठेठ अवधि का अधिकार था, लेकिन उतना ब्रज पर अधिकार जायसी का भी नहीं था। लेकिन रहीम में दोनों भाषा का अधिकार था, दोनों भाषा पर वो समान अधिकार रखते थे, दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बर्वे नाई का भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है। तो ये आपको ये पॉइंट नोट करना है, बर्वे नाई का भेद किसकी रचना है? रहीम की। भाषा क्या है? अवधि भाषा। अवधि कौन सी है? पूर्वी भाषा। ठीक है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहे के लिए ही प्रसिद्ध है, पर उन्होंने बर्वे, कवित्व, सवैया, सोरठा, पद सभी में थोड़ी बहुत रचनाएं की है। ठीक है। तो शुक्ल ने रहीम की आलोचना नहीं की है नेगेटिव सेंस में, उनकी पॉजिटिव बातें यहां पर बताई है। क्या है पॉजिटिव बातें रहीम के बारे में? रहीम में जीवन दर्शन था, यानी कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में क्या है, यथार्थ जीवन की तरफ उनका आकर्षण ज्यादा था। वो परलौकिक बातें नहीं करते थे, ये लौकिक बातें करते थे। इसे पृथ्वी की, इसे जनता की बातें करते थे। उन्होंने कल्पना का सहारा उस प्रकार से नहीं लिया और काल्पनिक पात्रों को भी नहीं गढ़ा। उन्होंने जीवन दर्शन को समझाया सरल भाषा में, और अवधि और ब्रज भाषा के ये जो अच्छे गाता थे। और उनकी रचना क्या है? बर्वे नाई का भेद, जो कि अवधि भाषा में लिखी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ पद भी लिखे, कवित्व, सेवैया, सोरठा, ये सारे जो काव्य उनके है। फिर इसके बाद है बनारसी दास। इन्होंने यानी कि बनारसी दास 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है। अर्धकथानक क्या है? प्रथम आत्मकथा कही जाती है इसे, नामक ग्रंथ में दिया है। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित्र मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। ठीक है। ये पहला हिंदी का पहला आत्मकथा है, पहली आत्मकथा है। तो इतना आपको याद रखना बनारसी दास के लिए। इसके बाद आता है सेनापति। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले प्रश्न पूछा था, सेनापति किसमें कुशल है? तो सेनापति ऋतु वर्णन में कुशल है। बात पूछी थी, उत्तर स्टूडेंट्स के आया नहीं था। फिर बाद में 1-2 स्टूडेंट का आया था, लेकिन आपको याद रखना है सेनापति ऋतु वर्णन में प्रवीण थे। इनके जैसा ऋतु वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ऋतु वर्णन में कौन प्रसिद्ध है या फिर कौन सबसे कुशल है? ये प्रश्न आता ही रहता है, नॉर्मल प्रश्न है। आपको याद रखना है सेनापति जो है ऋतु वर्णन में माहिर थे। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। सहृदय यानी कि भावुक कवि, जिसके पास हृदय हो, जिसके पास करुणा हो, वो है सहृदय कवि, जो कि केशव नहीं थे। केशव नहीं थे। ठीक है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसे कोई और नहीं कर पाया। जैसे ऋतु वर्णन तो इसके जैसे और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और चमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? इतना ही रखना है कि ऋतु वर्णन में जो है माहिर थे, बाकी छोड़ दीजिए। इनकी गौरवान्वितियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती है। इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शिनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ प्रांजल है। जैसे एक और उनमें पूर्वी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज का ही है। संस्कृत पदावली पर
अवलंबित नहीं है। तो ब्रज की भाषा इनमें ज्यादा है, संस्कृत को ज्यादा इन्होंने लिया नहीं है। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं बद्धी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इन्हें ऋतुवर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठ यानी कि याद है। रामचरित्र संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण है। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण है। तो इतना आपको ऋतु वर्णन के बारे में आपको याद रखना है, सेनापति के बारे में। फिर इसके बाद पुहकर कवि है। तो रस रत्न में तो इसके बाद क्या है, रस रत्न किसकी है, पुहकर कवि की रचना है। रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जैसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। ठीक है, सूफियों की परिपाटी क्या थी, विदेशी थी, क्योंकि मुसलमान इस्लामी धर्म का उन पर प्रभाव था, इसलिए उनकी परिपाटी भारतीय आपको दिखाई नहीं देती। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। रस रतन किसकी, पुहकर कवि की रचना है। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के है जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सखी, मंडन, नक्षिक, ऋतुवर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्रित की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। ठीक है, तो आपको रस रतन ये रचना याद करनी है। और आज जो पढ़ा हमने एक बार रिवीजन करेंगे। सूफी रचनाओं की अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य जो कल पढ़ेंगे हम, दोहला, मारूरा, दोहा, ये सभी। तो ये सारे जो आज हमने पढ़ा, फुहकर कवि और सेनापति को पढ़ा। बनारसी दास का अर्ध कथानक आपको याद रखना है। सेनापति ऋतु वर्णन के कवि थे, ये याद रखना है आपको। और इनकी रस रत्न याद रखनी है। फुहकर कवि की रस रत्न इतना लिख लीजिए। रस रतन ये लिख लीजिए। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने रहीम को पढ़ा। रहीम में जो है लोक पक्ष ज्यादा था, लोक अनुभूति, संसार का मर्म जो है ये समझते थे। ठीक है, और इनकी रचना कौन सी है, बरवे नाई का भेद, याद रखना है आपको। तुलसी जैसे ही इनके पास जो है जनता को जो है आकर्षित करने की शक्ति थी। और इससे आप पहले हमने क्या पढ़ा, केशव को पढ़ा, केशव के बारे में कि रसिक प्रिया इनकी जो है प्रौढ़ रचना है। अच्छी रचना कौन सी है, रसिक प्रिया। ठीक है, और इससे पहले हमने इनके बारे में पढ़ा कि अलंकारवादी कवि थे केशव, और उनमें जो है पद दोष, वाक्य दोष से सारे थे, क्योंकि उनका हृदय कवि हृदय नहीं था, ये बात भी आपको पता है। फिर वीर सिंह देवचरित्र और रामचंद्रिका, ये दो उनके प्रबंध काव्य हैं। दो प्रबंध काव्य, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, और दूसरी एक रचना है उनकी रसिक प्रिया, ये याद रखनी है आपको। और यहाँ पर केशव की आलोचना शुक्ल क्या करते कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था और उन्होंने संस्कृत से सामग्री ली, लेकिन उनके पास वो भाषा नहीं थी जिससे वो काव्य की रचना कर पाए अच्छे ढंग से। और पदों और वाक्यों में काफी उबड़ खाबड़ गड़बड़ियां आपको दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर केशव के बारे में एक अच्छी बात शुक्ल जी यहाँ पर क्या करते हैं कि उनका रावण अंगद संवाद जो है तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। तो संवाद योजना में केशव थोड़े अच्छे हैं। इतनी बात जो केशव के बारे में अच्छी की गई है।
और इससे पहले हमने पढ़ा तीन जो है दृश्य की स्थानागत विशेषता जो प्रबंध काव्य में होनी चाहिए, कि जिस प्रकार का दृश्य है उस प्रकार से जो है उसका वर्णन होना चाहिए। अगर दरबार का दृश्य है तो दरबार में क्या क्या होता है उसके बारे में रचना में लिखना चाहिए। वो सारी बातें जो है केशव में नहीं थी। और दूसरी क्या है, गंभीर मार्मिक स्थलों की पहचान करना, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो है प्रसंग चल रहे हैं, जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगना, या फिर राम का वनवास चले जाना, भरत का राम से मिलाप, ये सारी बातें जो है मर्म स्पर्शी स्थल है उन पर जो है ठीक से लिखा जाना चाहिए। लेकिन ये जो केशव ने नहीं लिखा, ये भी आलोचना होती है उनकी। फिर संबंध निर्वाह, यानी कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ना, एक खंड को दूसरे खंड से जोड़ना, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना, ये बातें जो है सारे प्रबंध काव्य में होती है, लेकिन केशव में ये नहीं थी। केशव ने सारे पदों सारे वाक्यों को जो अलग अलग लिखा है, ऐसा जान पड़ता है कि सारे वाक्य अलग हैं और जो है उनको जोड़ा गया है। जबकि कैसा है, इसके उदाहरण के लिए मैंने कल भी बताया था कि प्रबंध काव्य कैसा होना चाहिए, एक पूरी रस्सी की तरह होना चाहिए जिसमें कोई गांठ ना हो। लेकिन केशव की रस्सी कैसी है, टूटी हुई टुकड़ों में है और उसमें गांठ बांधकर जो है उन्होंने काम चलाया, इसलिए ये संबंध निर्वाह जो है नहीं है, बाधित होता है, यहाँ पर बाधित यहाँ पर बाधित, ऐसे बाधित होता है। जबकि ऐसे बाधित होगा तो वो प्रबंध काव्य कहलाने के उपयुक्त नहीं रहता। तो ये सारी आलोचनाएं जो है केशवदास के बारे में की गई है। तो इसमें किसी को कोई आज और कल में जो पढ़ाया था उसमें कोई डाउट तो नहीं है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुरभन सरस सुरवत भूषण बिनुन विराजे कविता वनिता मित्र केशव की पंक्तियां हैं। अलंकारवादी थे केशव और कहते हैं बिना अलंकार के जो है कविता नहीं बन पाएगी। तो अलंकारवादी आचार्य कौन है? केशवदास। ये भी आपको याद रखना है, ये और ये पंक्तियां भी आपको याद रखनी है। और ये याद रख केशवदास संस्कृत के पंडित थे। तो आपको प्रधान साहित्य शास्त्री यानी कि साहित्य शास्त्री यानी आचार्य और कवि, केशव आचार्य और कवि दोनों थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। और कल की दोनों क्लासेस जो है काफी कम स्टूडेंट ने देखी है, इसका कोई कारण हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कल की क्लासेस में स्टूडेंट क्यों नहीं आए। कल जो 2 क्लासेस हुई है जिन्होंने नहीं देखी, 11 बजे वाली हिंदी की और 5 बजे वाली पेपर 1 की, अगर किसी ने नहीं देखी तो कल क्लासेस हुई थी दोनों ही, और आप जो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो चैनल पर, ठीक है। तो आज के क्लास में कोई डाउट हो तो आप बताइए। और जाने से पहले जो है आप सभी लोग कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट जो है कम आते हैं। लाइक तो लगभग जितने स्टूडेंट है सब कर देते हैं, लेकिन कमेंट सारे स्टूडेंट नहीं करते। तो जितने भी स्टूडेंट है एक बार जो है लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, और कोई फीडबैक हो आपका, कुछ सुधार सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद जितने भी स्टूडेंट आज आए हैं। और एक बात यह है कि 5 तारीख को आपका पेपर होगा, 4 दिन बाद ही आपका पेपर है, तो उस हिसाब से जो आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं।